तो सबसे पहले तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि अलग-अलग कंपनीज़ के एचआर्स वगैरह को रीच आउट करके उन्हें कैंपस में हायर करने के लिए इनवाइट करना, कन्विंस करना। प्लेसमेंट सेल में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा क्रिटिसिज़्म होना तो लाइक हाँ, है, मस्ट है वो होना ही है। डेटा एनालिस्ट या बिज़नेस एनालिस्ट वैसे टाइप के रोल्स के लिए अगर कोई कंपनीज़ आती है, तो वो लोग थोड़ा कम्युनिकेशन आई फ़ील कि ज़्यादा देखते हैं। टेक्निक नई कंपनी में हम लोग जाते हैं पिच करने के लिए, तो द फर्स्ट थिंग दे आस्क इज़ एनआईआर रैंकिंग कितनी है? सो एनआईटी रायपुर का जो लाइक प्लेसमेंट सेल है बहुत एक्टिव है अनलाइक मैनी अदर कॉलेजेस। यहाँ के प्लेसमेंट सेल में जो है स्टूडेंट्स ही मेनली ऑपरेट करते हैं और चीज़ों को हैंडल करते हैं। मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आयुष तड़स सर। सर एनआईटी रायपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ सर एनआईटी रायपुर के प्लेसमेंट सेल के प्लेसमेंट कन्वेनर भी हैं। कन्वेनर किसी कॉलेज में कॉलेज की तरफ से कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं और उनको प्लेसमेंट के लिए बुलाते हैं और प्लेसमेंट कंडक्ट करवाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम प्लेसमेंट की रियलिटी को जानेंगे, प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, कैसे किसी कॉलेज में प्लेसमेंट कंडक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं जानते हैं, उन्हें आप अपने बारे में ज़रा बता दीजिए। Okay, so first of all, thank you for having me. My name is Ayush Tedas. I am currently pursuing BTech in Mining Engineering from NIT Raipur. I am from 8th semester and currently I am placed at EXR Analytics in the role of a business analyst. सर, आपने जब जेई का एग्ज़ाम दिया और कॉलेज काउंसलिंग चल रही थी, तो फिर आपने एनआईटी रायपुर ही क्यों चुना? आपके पास तो और भी ऑप्शंस रहे होंगे, और एनआईटी रायपुर भी चुना तो वहाँ एनआईटी रायपुर का माइनिंग डिपार्टमेंट, इसके पीछे कोई खास रीज़न? खास रीज़न अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। दिस वाज माय ओनली ऑप्शन, बट स्टिल कह सकते हैं कि मैंने एक तरीके से एनआईटी रायपुर के माइनिंग को चूज़ ही किया है, क्योंकि मुझे मेरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है वो उसमें मुझे सर्किटल ब्रांचेस मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने एनआईटी रायपुर की माइनिंग को ही चूज़ किया। सो इसके पीछे मतलब जब से मैं प्रिपेयर कर रहा था, मेरा स्टार्टिंग से वही था कि मतलब आई वुड प्रेफर कॉलेज और ब्रांच। सो फैमिली की तरफ से भी मेरा मतलब जो भी भैया लोग जिन्होंने भी गाइडेंस मुझे दिया है आज तक, उनका भी वही था कि मतलब अगर इंजीनियरिंग करना है तो सिर्फ अच्छे कॉलेज से हाँ एनआईटी या आईआईटी से ही करना है, वरना नहीं करना है। तो इसलिए मेरा ऐसा था कि मुझे एनआईटी से ही करना है, भले ही मुझे कोई लोअर ब्रांच ही मिल रही हो। तो सर, जो अगर कोई जेई एस्पिरेंट आपको देख रहा है, अभी उसका जेई एडवांस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसे आप क्या एडवाइस देंगे? इतने समय तो उसके काफ़ी मेंटल प्रेशर से गुजर रहा होगा, काफ़ी दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होगा, उसे क्या आप कहना चाहेंगे? देखो, जेई एडवांस पे अगर मेरे पास एडवाइस होती तो मैं नहीं बैठा होता। ठीक है, मतलब मेरा जो छोटा भाई है वो भी अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जेई एडवांस पे तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। जेई एडवांस में मतलब अभी ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, तो अगर जेई एडवांस पे कुछ अगर टिप्स मैं देना चाहूँ तो बस वही है कि हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने चाहिए, और मतलब जितना सिलेबस जिस पे तुम्हारी मास्टरी है, बस उसी को मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, और जिसमें मास्टरी नहीं है या फिर थोड़ा कम आता है उसमें करके मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा भी नहीं हाँ है। मेहनत उसमें करके फ़ायदा है नहीं। हाँ। तो अगर जो आता है उसी को नेक्स्ट लेवल ले जाओ, उसके क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे एडवांस लेवल वाले। सर, आपने फर्स्ट ईयर में जब आप यहाँ आए तो आप कौन कौन सी क्लब कमेटीज़ में रहे, और आपके हिसाब से उनमें होने का क्या एडवांटेज है? मतलब क्लब और कमेटीज़ में जिस पे आप ज्वाइन हुए थे, उनमें होने का क्या एडवांटेज है, और अगर कोई नहीं ज्वाइन करता उनको तो क्या वो मिस कर रहा है? ओके, डेफिनेटली देखो, मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ समर में था, उस मतलब शौर्य में था। ओके, उसके अलावा मैं किसी भी क्लब या कमेटी में नहीं था। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि क्लब या कमेटी मतलब तुम ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने नहीं की थी, तो आई फील लाइक आई शुड हैव। सो वो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ रिग्रेट एक होता है कि मुझे थोड़ा और इन्वॉल्व होना था इन सब चीज़ों में। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पोर्ट्स साइड में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, लेकिन मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि तुम बाकी क्लब या कमेटीज़ में भी ज्वाइन करो। सो लाइक
मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम ई सेल आई सेल ये सब कोई मतलब इनमें ज़्यादा तुम प्रायोरिटाइज करो। और एक ड्रामा क्लब भी है अभिनय, तो उसमें भी मतलब तुम जा सकते हो अगर। और अगर तुम्हें मतलब स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मतलब शौर्य में आके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि तो शौर्य में मेरे ख्याल से ज़्यादा उतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इफ़ योर एम इज़ योर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी को अगर डेवलप करना है तो देर आर अदर क्लब्स विच आर बेटर देन शौर्य फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो जैसे आपने मेंशन किया आई सेल ई सेल वगैरह में जाने का, और तो मतलब आपके हिसाब से क्या फ़ायदा है ये क्लब्स ज्वाइन करने का? सबसे जो बड़ा फ़ायदा है किसी भी एनआईटी या फिर किसी भी बड़े कॉलेज में अगर तुम जा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेटवर्किंग। तो जैसे अभी तुम नहीं जान रहे हो कि मतलब क्या होता है, लेकिन सपोज़ जब तुम फाइनल ईयर में हो और तुम्हारे जो भी सीनियर्स से पहचान के मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो अगर तुम मतलब तुम्हारी नेटवर्किंग उनसे अच्छी है, अलग अलग मतलब सिर्फ अपने ब्रांच की नहीं बाकी के ब्रांच के भी सीनियर्स को तुम जान रहे हो, तो आई फील लाइक वो तुम्हें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर और मतलब इवन आफ्टर गेटिंग पास्ड आउट। सो द बिगेस्ट थिंग विच मतलब सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो रहेगा तुम्हारा नेटवर्क एंड कनेक्शंस। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सब ये सब तो हो ही जाता है, मतलब सारी इसमें हो जाएगा वो तो ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या आपने नई चीज़ें सीखी, किस पे ध्यान दिया, स्किल्स पे ध्यान दिया या एक्सप्लोर किया कॉलेज को, सीपीआई पे ध्यान दिया? कैसा रहा फर्स्ट ईयर आपका? मेरा फर्स्ट ईयर मैंने एक्सप्लोर उतना नहीं किया, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगा कि तुम थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह कर लो फर्स्ट सेकेंड ईयर में। बाकी मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था, आई स्टक टू द सिलेबस एंड मतलब मैं बस रेगुलर क्लासेस जाता था, अपना फुटबॉल खेलता था और उसके अलावा मैंने ज़्यादातर इधर मतलब फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट मेरा पार्टिसिपेशन एज सच ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर से अगर मैं पार्टिसिपेट करता चीज़ों में तो आई फील लाइक आई वुड हैव ग्रोन इवन मोर देन नाउ। तो सर जैसे सेकेंड ईयर में अगर माइनिंग की बात करें तो सेकेंड ईयर लास्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग में ले जाया जाता है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, सो वोकेशनल ट्रेनिंग तुम्हें 2 बार जानी रहेगी, एक सेकेंड ईयर के बाद में। सेकेंड ईयर के बाद में तुम्हें कोल माइंस में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और उसके बाद थर्ड ईयर के बाद समर में। तो दोनों टाइम मतलब जो समर ब्रेक होता है उस टाइम पीरियड में तुम्हें 30 डेज या 15 डेज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन विच यूर इन, तुम्हें वोकेशनल ट्रेनिंग को 2 बार अटेंड करना होगा। सो थर्ड ईयर के बाद वाला जो होता है वो मेटल माइंस में होता है और पहला वाला कोल माइंस में होता है। तो ये 2 वोकेशनल ट्रेनिंग। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू कोर्स, सो वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज इंटरव्यू में अगर कोई एक चीज़ है जो कि डेफिनेटली पूछेंगे वो है कि तुमने वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या किया, क्योंकि तुम यू विल मेंशन इन योर रेज्यूमे डेफिनेटली कि वोकेशनल ट्रेनिंग तुमने कहाँ गए थे। तो कोर के लिए अगर तुम्हें कोर में जाना है तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ द मस्ट। तो सिर्फ 2 ही चीज़ें जो है पूछते हैं इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या किया, कहाँ गए थे, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। सो वोकेशनल ट्रेनिंग उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब तुम्हारे फ्यूचर जॉब के लिए। और वोकेशनल ट्रेनिंग में मैं ये टिप देना चाहूँगा कि मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम खुद के लिए कर रहे हो। सो यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। मतलब कोई तुम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, तुमको मतलब खुद से ही सब करना होता है, बिल्कुल इग्नोर करेगा कि ये तो फालतू के मतलब पता नहीं क्यों आ गए हैं। हाँ, तो उनका एटीट्यूड भी उसी तरीके से रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें खुद से ही जाके मतलब उनमें उंगली करनी पड़ेगी कि हम ये क्या है बताओ, वो क्या है बताओ। और तो अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा और यू शुड हैव दैट अर्ज टू लर्न, अदरवाइज वोकेशनल ट्रेनिंग जाके कोई फ़ायदा है नहीं। तो सर अभी आपने प्लेसमेंट सीज़न भी देखा, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की कोई लोकेशन जैसे ACCL है या कोई और भी कंपनी में आप जा रहे हैं, तो क्या लोकेशन या कंपनी मैटर करती है आपके प्लेसमेंट में, मतलब रिज्यूमे में, कि अगर आप किसी जैसे मान लीजिए CIL में गए तो उसका क्या ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिज्यूमे या प्लेसमेंट इंटरव्यू में खासकर?
नहीं, ये चीज़ तो मैं बोलूँगा कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि तुम कहाँ गए थे, बस ये चीज़ मैटर करता है कि तुमने कितना सीखा, तुम्हें कितना ज़्यादा आता है। सो अगर मैं बताऊँ तो पर्सनली एक माइनिंग इंजीनियर के जो लाइफ में है, उसके लाइफ में वोकेशनल ट्रेनिंग एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, और ज़रूरी मतलब यादगार भी कह होता सकते है। हैं मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि बस सीखना है, जो यहाँ पे वहाँ पे जो यादें बनेगी वो एक माइनिंग इंजीनियरिंग की मतलब सबसे बेस्ट मेमोरीज यादें कह रहेगी। सकते हैं। मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, मतलब अंडरग्राउंड जाना रहता है, फिर मतलब रहने खाने का ठिकाना नहीं रहता है, मतलब इतना ज़्यादा वो टफ होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब तुम अब जब जाओगे ना, तुम खुद ही एक्सपीरियंस कर लोगे, तो इतना ज़्यादा टफ होता है। उसके बाद भी मतलब सारे दोस्त साथ में होते हैं और वो चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो कहीं काउंट नहीं होती, वो तुम्हारे रेज्यूमे में बिल्कुल नहीं दिखेगी। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है, वो तुम अगर एक्सपीरियंस कर लेते हो तो मतलब दिक्कत तो होगी, डेफिनेटली बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर तुम एक बार वो एक्सपीरियंस कर ले तो तुमको मज़े भी आएंगे, और इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो सर आपके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी वगैरह आने के बाद, मतलब ज़्यादा विकसित होने के बाद माइनिंग इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा? माइनिंग इंडस्ट्री में मेनली हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ा है, सेफ्टी बढ़ी है, फिर जो क्वालिटी ऑफ मतलब जो ग्रेड ऑफ ओर है, हम लोग पहले एक सर्टन ग्रेड का ओर ही एक्सट्रैक्ट कर पाते थे, अभी हम तो थोड़ा उसके नीचे जा पाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वो पॉसिबल हो पाया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हम लोग मतलब और एफिशिएंटली काम कर मिनरल्स को पाएंगे। एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो जो अभी कोई ग्रेड है जिसको हम छोड़ दे रहे हैं कि ये थोड़ा लो क्वालिटी का है, इसको हम एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब खर्चा ज़्यादा आ जाएगा उस उस मटेरियल से। तो अगर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो जाती है तो हम लोग थोड़ा लो क्वालिटी और भी मतलब एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सर कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स वगैरह होती हैं, तो आपके हिसाब से ये प्लेसमेंट सेल का रोल क्या है, और किसी कॉलेज में प्लेसमेंट सेल का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लेसमेंट सेल का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? सो प्लेसमेंट सेल का होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लेसमेंट सेल पे ही तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स की जॉब डिपेंड करती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट सेल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ एनआईटी रायपुर के। सो एनआईटी रायपुर का जो लाइक प्लेसमेंट सेल है बहुत एक्टिव है, अनलाइक मैनी अदर कॉलेजेस। यहाँ के प्लेसमेंट सेल में जो है स्टूडेंट्स ही मेनली ऑपरेट करते हैं और चीज़ों को हैंडल करते हैं। बाकी बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बस मतलब प्रोसेस और एज अ कम्युनिकेटर हैंड मतलब रहते हैं। बाकी फैकल्टीज़ और उनके स्टाफ मेंबर्स कंपनीज के एचआर से वगैरह कांटेक्ट में रहते हैं। बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स ही मेनली एचआर से कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, और मेनली पावर जो है स्टूडेंट्स के पास होता है, और चीज़ों को हैंडल मेनली स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो इनका काम क्या है मेन, अगर आप सरल शब्दों में बताना चाहें तो प्लेसमेंट सेल का काम क्या है? प्लेसमेंट सेल का सबसे बड़ा काम है, देखो प्लेसमेंट सेल में सबसे पहले तो जो हैंडल करते हैं उनको हमारे कॉलेज में बोला जाता है प्लेसमेंट कन्वीनर्स। सो प्लेसमेंट कन्वीनर्स टोटल अराउंड 32 है, अराउंड 32 मतलब आगे पीछे हो सकता है। तो हर ब्रांच से अराउंड 2-3 प्लेसमेंट कन्वीनर्स बनते हैं। सो प्लेसमेंट कन्वीनर्स होते हैं, एंड थर्ड ईयर से उनको असिस्ट करने के लिए प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो प्लेसमेंट सेल का बस काम यही है कि कंपनीज को रीच आउट करना, टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द कंपनी एंड द स्टूडेंट्स। सो जो भी प्रोसेस होता है हायरिंग का, सो जो प्लेसमेंट्स होता है वो उससे वो करता है, ट्रांसलेट करता है, राइट। सो स्टार्टिंग से लेके मतलब एचआर को एयरपोर्ट से पिकअप करने से लेके उनको पूरा प्रोसेस करवाना, और उनको वापस एयरपोर्ट या अपने होटल तक छोड़ने का काम रहता है प्लेसमेंट कन्वेनर्स कोऑर्डिनेटर्स का। तो सबसे पहले तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि अलग अलग कंपनीज के एचआर वगैरह को रीच आउट करके उन्हें कैंपस में हायर करने के लिए इनवाइट करना, कन्विंस करना, और बाकी जो भी प्रोसेस होता है उसे हैंडल करना, वो सबसे मेन काम होता है प्लेसमेंट कन्वीनर्स। तो सर जैसा कि आपने कहा कि प्लेसमेंट सेल के मेंबर्स ज़्यादातर स्टूडेंट ही हैं, तो किसी स्टूडेंट का प्लेसमेंट सेल में होने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, मतलब क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसके प्लेसमेंट सेल में होने का? एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहे हो?
ओके, सो एडवांटेजेस तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इन दिस रोल फॉर नियरली 1 ईयर नाउ। सो डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे मैं गिना दूंगा, लेकिन एडवांटेजेस में मोस्टली अगर गिनाना चाहूँ मैं तो सबसे पहले तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है वो सब बेटर होता है, प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स वो बेटर होता है, एंड यू आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विथ एचआरस ऑफ वेरी बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। सो ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, योर पर्सनालिटी मतलब डेवलप होती है। सो वो एक मेजर एडवांटेज है। बाकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो बहुत बैकलैश मतलब झेलने को मिलता है कि अगर कुछ भी थोड़ा भी गलत हो गया हो तो हो जाए, इवन कंपनी की साइड से तो उसका भी बैकलैश मतलब कन्वेनर्स को ही मिलता है। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर कंपनीज नहीं आ रही है, जैसे माइनिंग में तो बहुत कम कंपनीज आती है, और अगर कोई कंपनी की साइड से कोई इश्यू हो जाए तो फिर उसका भी बैकलैश प्लेसमेंट सेल पे ही आता है कि ये लोग सही से हैंडल नहीं किए। तो लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊँ तो अभी एक कंपनी है JSW, सुना ही होगा, बहुत फेमस कंपनी है। तो वो एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है हमारे कॉलेज का, और हमेशा मास रिक्रूट करके ही जाता है हमारे कॉलेज से। तो इस बार लाइक मेटलर्जी एंड माइनिंग से उसने रिक्रूट नहीं किया, बीइंग वन ऑफ द मेन रिक्रूटर्स। माइनिंग में वैसे ही बहुत कम कंपनीज आती है, और उसमें भी अगर कोई कंपनी जो 7-8 स्टूडेंट्स को लेके जा रही है तो इट्स अ बिग थिंग इफ दे डोंट हायर। और मेटा से तो और भी ज़्यादा लोगों को लेके जाती है, लाइक 20 to 25 पीपल दे टेक फ्रॉम मेटलर्जी ब्रांच। सो उन्होंने मे बी कुछ इंटरनल उनके डिसीजन थे, एंड फॉर दैट रीज़न उन्होंने NIT रायपुर से इस बार मेटलर्जी एंड माइनिंग हायर नहीं किया। सो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसने कर दिया मेटलर्जी और माइनिंग दोनों के प्लेसमेंट्स पर, क्योंकि दे टेक अ ह्यूज नंबर फ्रॉम बोथ ऑफ दिस ब्रांचेस। सो उसका भी बैकलैश मतलब कन्वेनर्स या प्लेसमेंट सेल पे ही आया कि यही लोग सही से हैंडल नहीं किए, लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे, ये लोग बुला नहीं पा रहे, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, दे डोंट होल्ड एनी पावर। सो उसका बैकलैश भी मैंने बहुत लोगों से मतलब सुना। मैंने तो फिर भी कम ही सुना, जो मेटलर्जी वाले हैं उन्होंने तो मतलब और भी ज़्यादा सुना है ये सारी चीज़ें। तो सर आप अभी कन्वेनर हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के, तो कन्वेनर बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट किए और क्या क्या आप अप्स एंड डाउन्स देखे आपने इस जर्नी में? अप्स एंड डाउन्स पहले, हाँ मतलब कैसे बनते हैं कोऑर्डिनेटर या कन्वेनर, उसका प्रोसेस बता देता हूँ मैं। सो सबसे पहले प्लेसमेंट सेल का इंट्रोडक्शन होता है व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में या थर्ड ईयर के बिगिनिंग के टाइम पे। उसी टाइम थोड़ा प्लेसमेंट और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से ज़्यादा इंटरेक्शन होना स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इज़ द कोऑर्डिनेटर रिक्रूटमेंट। सो हमारे भी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमने हमारा कोऑर्डिनेटर रिक्रूटमेंट वाला फॉर्म आया। सो हमने उस टाइम मतलब अप्लाई किया टू बिकम द कोऑर्डिनेटर, बट फॉर सम रीज़न उस टाइम पे मैं उतना अच्छे से मे भी प्रिपेयर नहीं कर पाया। सो एट दैट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मैं एज अ कोऑर्डिनेटर आई वाज नॉट सिलेक्टेड। सो आफ्टर दैट मुझे एक लगा कि मतलब मुझ में थी वो बात, लेकिन इवन आफ्टर दैट मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, उस वजह से आई लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैंने 1 साल तक आई वाज वेरी एक्टिव इन मैटर्स ऑफ प्लेसमेंट सेल की, अगर कुछ भी होता था तो मैं थोड़ी पूछताछ करता था या देखता था। सो मैंने तभी सोच लिया था कि ठीक है इस बार नहीं बन पाए, लेकिन जैसे मतलब वापस से रिक्रूटमेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो कोऑर्डिनेटर्स है उन्हीं को कन्वेनर्स बना दिया जाए। सो कन्वेनर्स के लिए अलग से फॉर्म आता है, उसमें कोऑर्डिनेटर्स भी भरते हैं, और बाकी अगर किसी को भरना हो तो वो भी भर सकता है। तो मैंने तभी से सोच लिया था कि मुझे कन्वेनर के लिए तो मुझे डेफिनेटली सिलेक्ट होना ही है। तो मैं वही साल भर मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर की जो मैं पहले नहीं कर पाया था, इवन आफ्टर हैविंग वेरी गुड कनेक्शंस विद माय सीनियर्स। सो वही थोड़ा कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की कि कैसे क्या होता है प्लेसमेंट सेल में, और उसके बाद मैंने कन्वेनर का इंटरव्यू दिया एंड फाइनली आई वाज सिलेक्टेड। तो सर ये कन्वेनर, जब आपने सोचा कि कन्वेनर बनना है, तो इससे पहले आपको कुछ पता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह के बारे में, कन्वेनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब आपको पहले से पता था? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जैसे थर्ड ईयर में आ जाते हैं तो लोग थोड़ा सीरियस हो ही जाते हैं। मतलब
मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड ईयर में कुछ नहीं भी किया है, सो मतलब इवन आफ्टर दैट यू आर वेरी केपेबल ऑफ मतलब गेटिंग इनटू अ जॉब। तुमने फर्स्ट सेकंड ईयर में भले ही पूरे 2 साल तुमने टाइम पास किया हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम थर्ड ईयर से थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करते हो तो मतलब चांसेस हैं जॉब के। चांसेस, वेरी गुड चांसेस, अगर तुम थर्ड ईयर से भी मतलब स्टार्टिंग से अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो। तो सर जैसा कॉलेज में हैं आप, तो आप दोस्तों के साथ रह रहे हैं, फिर उन्हीं के आप कन्वेनर बन जाते हैं, तो इसका कुछ आपके पर्सनल लाइफ में या दोस्ती में कुछ इम्पैक्ट पड़ा क्या? दोस्ती में देखो, जो क्लोज फ्रेंड्स है उसमें तो ऑब्वियसली कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन दोस्ती में तो फ़र्क तो दिखता है। ओके, सो व्हेन यू होल्ड पावर, दिस इज़ लाइक समथिंग विच यू डेफिनेटली नोटिस। सो मतलब बहुत ऐसा मतलब बहुत लोगों को मैं जो मानता था कि दोस्त है, वो लोग भी मतलब ऐसे सुनने मिलता था कि ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब देखो, प्लेसमेंट सेल में अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा क्रिटिसिज्म होना तो लाइक तय है। हाँ, तय है, मस्ट है, वो होना ही है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ठीक है, मतलब मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा तो कुछ ना कुछ होगा। बाकी जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें तो ऐसा एज सच कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता है। बाकी मतलब वो लोग खुश तो बहुत हो जाते हैं कि चलो भाई हमको कोई ना कोई तो एडवांटेज मिल जाएगा, पर एडवांटेज देखो उतना तो नहीं मिल पाता। यस, सो मतलब इसमें काम बहुत ज़्यादा है और एडवांटेज थोड़ा रिलेटिवली कम। सो वर्थ इट। तो अगर तुम साइड बाय साइड कंपेयर करो तो काम बहुत ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द एडवांटेज ऑफ दिस। तो सर एज ए कन्वेनर आप तो डायरेक्टली आप बड़ी बड़ी कंपनीज से बात करते हैं, तो आपके हिसाब से कंपनियां क्या देखती हैं अपार्ट फ्रॉम स्किल एंड नॉलेज? Apart from skill and knowledge, so see, one thing which I've noticed is कि whenever the companies are coming into colleges like NITs और even IITs, तो उन लोगों को आई थिंक सम आइडिया उनको रहता है कि मतलब कैंडिडेट कैसा होगा। हाँ मतलब ठीक ही होगा। मतलब दे डोंट फोकस टू मच ऑन लाइक टेक्निकल स्किल्स। लाइक इवन दिस इज मतलब ये कंडीशनल है। अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड हो तो वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स ऑब्वियसली ज़्यादा मैटर करती है। और अगर मैं बोलूँ कि कोर और जो बाकी डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट वैसे टाइप के रोल्स के लिए अगर कोई कंपनीज आती है तो वो लोग थोड़ा कम्युनिकेशन आई फील कि ज़्यादा देखते हैं। टेक्निकल स्किल्स लाइक देखो, अब हर कंपनी का हायरिंग पॉलिसी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता ही है। सो कुछ कंपनीज को हमने देखा है कि मतलब वेरी स्किल बेस्ड की मतलब जिसको आता है मतलब उसको सीधे सीधे उठा के लेके जाएंगे। बाकी लक फैक्टर एक होता है। बाकी जब तुम्हारा प्लेसमेंट आएगा तो सबसे ज़्यादा तुम अगर कोई शब्द सुनोगे वो है लक। लक लक लक, हर जगह बस वही तुमको सुनने मिलेगा। तो जैसे एक मतलब दे लुक फॉर द टाइप ऑफ कैंडिडेट यू आर, इवन इफ यू आर लैकिंग अ बिट इन स्किल्स वगैरह, बट इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट यू कैन स्पीक नाइसली, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ठीक है, एंड ओवरऑल यू आर लाइक गुड कैंडिडेट। मतलब जॉब के लिए सूटेबल हो तो हो जाएगा। जॉब के लिए सूटेबल एंड यू आर गुड टू वर्क विद एज वेल, बिकॉज मोस्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दे वर्क इन टीम्स। सो दे लुक फॉर मतलब अगर मैं इसके साथ काम करना चाहूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। सो आई थिंक दे लुक मोर टूवर्ड्स मतलब स्किल तो देखो सबके ही पास हो जाती है। तो अगर कोई ना कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तुमको लाना है तो दैट विल बी दिस। कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं। एंड मैंने देखा है कि हमारे भी क्लास में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का लोगों को इश्यू होता है। मतलब एक तो कंपनीज में ज़्यादा चांस मिलते नहीं है, जैसे स्पेशली माइनिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादातर कंपनीज आती नहीं। तो अगर कोई एक कंपनी आ रही है सो डेफिनेटली यू विल बी मतलब यू विल बी अ लिटिल डेस्परेट फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बट इवन देन मैंने देखा है कि ग्रुप डिस्कशन में लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सो इवन आफ्टर बीइंग डेस्परेट फॉर अ जॉब, मतलब वो आके पास में रोते रहेंगे कि भाई मतलब जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, कुछ करो। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक द रियल थिंग, इंटरव्यू या जीडी, तो जीडी में मतलब उनसे एक शब्द नहीं निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि मतलब कम्युनिकेशन की वजह से वो लोग खाली पीली बैठे हैं। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि मतलब कंपनी के प्रोसेस में तक नहीं आते हैं।
सो कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस मैं बोलूँगा कि करो, क्योंकि स्किल्स मतलब वो सीख डेवलप भी हो जाओगे जाती तुम, हैं, हाँ। मतलब हाँ। तो वही अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में एटलीस्ट तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने कम्युनिकेशन को वगैरह सुधार लो थोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कम्युनिकेशन एंड लाइक द पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब जो चीज़ें हैं, दीज आर लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इवन मोर देन स्किल आई वुड से। सर जैसे माइनिंग में कोर जॉब्स लिमिटेड हैं और कंपनियां भी कम आती हैं और स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे आप कंपनी को कैसे पिच करते हैं एनआईटी रायपुर के लिए? ओके, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दैट अप, बिकॉज ये सबसे बड़ा इशू होता है हमारे कॉलेज में। यू नो द थिंग इज, हमारे कॉलेज का इंटेक फॉर माइनिंग इज अराउंड 100। सो एवरी ईयर 90-85 ऐसे स्टूडेंट्स हमारे मतलब बैचेस में होते हैं, एंड अराउंड 80-85 स्टूडेंट्स तो एलिजिबल होते ही है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा है इफ़ हम लोग कंपेयर करें बाकी एन आई टी से, जैसे VNIT, NDA राउरकेला, यहाँ पे 40-50 के आसपास ही बच्चे होते हैं। सो अगर एन जैसे हम लोग कहते हैं कि NIT रायपुर है स्टार्टेड फ्रॉम मेटलर्जी एंड माइनिंग, सो मेटा माइनिंग का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। बट इवन आफ्टर दैट अगर हम लोग हायरार्की देखें, मतलब हमारे कॉलेज के माइनिंग की, सो हमारे कॉलेज के ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी आते हैं, जो कि है ISM धनबाद ऑन टॉप, फिर लाइक अदर कॉलेज IIT BHU, IIT खड़गपुर, VNIT है, NIT राउरकेला है, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज, ये सारे हमारे ऊपर आते हैं और इनमें बच्चे भी कम होते हैं। सो तो गिनी चुनी कंपनीज है और डेफिनेटली वो लोग प्रेफर तो ऊपर वाले कैंडिडेट्स को ही करेंगे, और बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो वो लोग ऊपर से उठा के मतलब उनका काम हो जाता है। फिर भी कुछ लेगेसी कंपनीज है जो कि हमारे कॉलेज से हायर करती है, और मतलब हम लोग ट्राई तो बहुत करते हैं, लेकिन लाइक कंपनीज को बुलाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो हमारा NIRF रैंकिंग अराउंड 64 था। 64 से वो कॉन्स्टेंटली गिरा ही है, और अभी करंटली इट इज़ सिटिंग ऑन 86, विच इज़ वेरी लो। सो लाइक जो लेगेसी कंपनीज है वो लोग पहले से हायर करते आ रहे हैं, तो ठीक है, वो लोग को चलेगा, वो लोग हायर करते हैं। लेकिन अगर कोई नई कंपनी में हम लोग जाते हैं पिच करने के लिए, तो द फर्स्ट थिंग दे आस्क इज NIRF रैंकिंग कितनी है, और उसमें हम बोल देते हैं कि 86, तो उसमें ही वो लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, इतने लो रैंक इंस्टीट्यूट से हम हायर नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर हम किसी छोटी मतलब मीडियम साइज या छोटी कंपनी में जाए, तो वो लोग का पैकेज कम रहता है, जो कि NIT की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। सो अराउंड मतलब 6 लाख का पैकेज भी मतलब हम लोग मुश्किल से कन्विंस कर पाते हैं। जो 4-5 लाख वाले पैकेज होते हैं हम उनको खींच के 6 तक लेके आते हैं। एंड माइनिंग इज़ वन, मतलब माइनिंग ऐसी फील्ड है कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, जैसे IT में कोई भी मतलब 4 बंदों को बिठा के एक स्टार्टअप खोल लेगा और उसमें 2-4 बंदों को हायर कर लेगा। पर माइनिंग में वैसा नहीं है। माइनिंग मतलब बहुत कैपिटल इंटेंसिव फील्ड है। अगर तुमको माइन खोलनी है तो तुमको मतलब कितने करोड़ तुमको मतलब लगेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बंदा ऐसे ही माइन खोल लेगा। तो एक तो माइनिंग की कंपनीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और फ्रेशर्स को कोई इतनी लेवल की जॉब मतलब इतना सैलरी कोई देना चाहता है नहीं। और एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। मतलब इवन वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे बच्चे जाके आते हैं, लेकिन अब सबको ही पता चल गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग में कुछ होता नहीं है, वो टाइम पास होता है। मतलब भले ही तुम थोड़ा बहुत सीख लोगे, लेकिन जो वर्किंग एक्सपीरियंस होता है वो तो मतलब वो तो काम करके ही तुमको आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत जाती है अगर देखा जाए तो माइनिंग मतलब NIT रायपुर के माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स को लेके। अभी करंटली जैसे देखा, हम अगर करंटली मैं बताऊँ तो आउट ऑफ 82 एलिजिबल 53 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। वी आर टारगेटिंग कि एटलीस्ट 60 हो जाए। दैट वुड बी वेरी गुड नंबर। मतलब पिछले साल से तो बेटर ही है। यस, बेटर है। पिछले साल अराउंड 48 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। इसके बाद मतलब और इस बार 53 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है, लेकिन JSW ने हायर नहीं करा, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लो था हमारे लिए। और होपफुली तुम्हारे सीनियर्स कुछ बेटर कर पाए। तो सर, कन्वीनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते आपने अपने प्लेसमेंट और अपने एकेडमिक्स को कैसे बैलेंस किया? ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि हम प्लेसमेंट कन्वेनर्स 32 के अराउंड होते हैं, और हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। तो वी हैव अ ह्यूज टीम। सो लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लेसमेंट सीजन किसी का भी प्लेसमेंट नहीं लगा होता।
तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, मतलब तुम्हारा खुद का नहीं लगा हुआ है और कंपनीज आ रही है, तुमको वो सब भी संभालना है। सो वो चीज़ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सबसे डिफ़िकल्ट तो वो सिचुएशन है कि जिसमें हैंडलिंग तुम्हारी हो और तुम्हें भी उसमें अप्लाई करना हो, ठीक है। सो मतलब उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो खुद के इंटरव्यू का टेंशन अलग, और ऊपर से अगर मतलब एचआर को कोई दिक्कत हो गई या वहाँ पे वो चीज़ें हैंडल करने का प्रेशर अलग, तो वो चीज़ मतलब फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो वैसा कभी सिचुएशन आया नहीं, पर मैंने देखा है लोगों को करते हुए, तो उसमें दिक्कत जाती है। पर ठीक है, वी हैव अ ह्यूज टीम, सो हम लोग हो जाता है। हाँ टास्क को डेलीगेट कर देते हैं और मतलब सब लोग मिल के मैनेज कर लेते हैं। तो जब तक प्लेसमेंट नहीं होता खुद का, तब तक थोड़ा दिक्कत जाता है मैनेज करने में, क्योंकि मतलब खुद का जॉब ना लगने का प्रेशर एक होता ही है। होता ही। हाँ, इवन बीइंग अ प्लेसमेंट कन्वेनर, वो प्रेशर तुमको हमेशा फील होगा कि मेरी अब तक जॉब नहीं लगी है। यस। तो सर जैसे अगर कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे कि उसे कॉलेज में आके क्या करना ही चाहिए और क्या चीज़ है जो अवॉइड करनी चाहिए? क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? मैं तो सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि अगर तुम अभी अभी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो पहले 2 साल तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। भले ही मेरे एडवाइस सामने वाला बंदा में भी बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरी एडवाइस मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो पहले के 2 साल में तुम एक्सप्लोर करो, जम के एक्सप्लोर करो। और मतलब जितनी क्लब्स कमिटीज़ में तुम जा पाओ जाओ, लेकिन इतना भी उसमें इन्वॉल्व मत हो जाना कि Academics रह जाए। हाँ एकेडमिक्स पीछे छूट जाए। सीपीआई 8:30 के बीच में तो तुमको मेंटेन करनी ही है किसी भी हालत में, टू बी एलिजिबल फॉर ऑल द कंपनीज। सो वो चीज़ एक है, जो वो चीज़ एक मस्ट है कि तुमको वो चीज़ करना ही है। बाकी फर्स्ट सेकेंड ईयर में तुम एक्सप्लोर करो, भले ही तुम्हारे पास कोई डिसाइडेड नहीं कि मुझे किस चीज़ में जॉब लेनी, किस चीज़ में नहीं, वो सब चलेगा। अगर तुम पहले से ही फिक्स कर लेते हो तो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर तुम फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले तो मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने आप पे काम करो, कम्युनिकेशन अगर वो सब सुधारो, और मतलब जो भी एक्टिविटीज़ में तुम जा सकते हो, फ्री टाइम तुम्हारे पास भर भर के रहेगा, बहुत रहेगा, तो वो फ्री टाइम का कुछ इस्तेमाल करो। सर एक रैपिड राउंड क्वेश्चन करके सेगमेंट है, इस पे 2 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तो एक चुनना है और अगर हो सके तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा। अच्छा। कि पहला है अंडरग्राउंड माइन वर्सेस ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट डेफिनेटली, ज़्यादातर लोग हैं जो ओपन कास्ट ही चूज़ करेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड में जाने में एक तो सेफ्टी का इशू होता ही है। बाकी अंडरग्राउंड में मतलब हाँ मेनली सेफ्टी का इशू होता है, और ओपन मतलब पैसा भी ज़्यादा मिलता है, तो कुछ लोग के लिए वो फैक्टर हो, लेकिन मेरे लिए तो ओपन कास्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है। दूसरा है फील्ड जॉब वर्सेस ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब मतलब मैं खुद ही वो लिया हूँ, तो मैं उसके अगेंस्ट में कैसे बोल सकता हूँ, तो ऑफिस जॉब फॉर मी। थर्ड वन इज इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री विद डिसेंट सैलरी वर्सेस फॉरेन माइनिंग इंडस्ट्री विद हाई सैलरी। फॉरेन माइनिंग इंडस्ट्री विथ हाई सैलरी इफ कंट्री कोई ठीक ठाक सा हो, क्योंकि माइनिंग में ज़्यादातर देखा है कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आ जाता है। अभी हमारे कॉलेज में मतलब एक कंपनी है ये MES, माइनिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सो दैट इज़ फ्रॉम DR कॉन्गो, इसकी पोस्टिंग वहाँ होगी। सो उसमें बहुत खतरा है, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में उस एरिया में तो बहुत माफिया वगैरह वो सब चलता है, फॉरेन के इंजीनियर्स को वो किडनैप करके वो रैंसम वगैरह मतलब मांगते हैं, तो दैट इज़ समथिंग सेफ्टी इशू। हाँ सेफ्टी इशू, दैट इज़ समथिंग आई डिड नॉट साइन अप फॉर, बट यस कोई अच्छी सैलरी के लिए कंट्री जाना है, चाहिए। स्वीडन मतलब हाँ, यूरोपियन कंट्री, सेफ्टी का इशू ना हो तो वहाँ जाना चाहिए। हाँ वो तो मतलब बेटर ही रहेगा। मतलब इंडिया में ठीक है तुम्हारा घर है, लेकिन इंडिया में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में तुम लोग भी जाओगे, तुम लोग भी यही चीज़ नोटिस करोगे कि वहाँ पे सब कुछ जुगाड़ से चल रहा है। मतलब कोई पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, उनको बस प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसके चक्कर में वो लोग सेफ्टी के कुछ भी रूल्स वगैरह का कुछ ध्यान नहीं रखते, और सब कुछ वहाँ पे जुगाड़ से चलते आ रहा है, तो दैट इज़ मेजर सेफ्टी हैज़ार्ड। लास्ट वन इज नागपुर का पोहा वर्सेस रायपुर का गुपचुप। नागपुर का पोहा एनी डे माय ब्रदर। अच्छा सर, एक फाइनल एडवाइस जो आप अपने सभी जूनियर्स को देना चाहें। सभी जूनियर्स को
इन जनरल मतलब माइनिंग के हाँ, हाँ। इन जनरल सभी कॉलेज में जो आ रहा है उसको। कॉलेज में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अगेन वही बोलूँगा, कम्युनिकेशन अपना बिल्डअप कर लो, नेटवर्किंग वगैरह वो सब स्ट्रॉन्ग कर लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। स्किल्स वगैरह तुम मतलब सीख ही जाओगे, वो पीयर प्रेशर में आके बाकी दूसरा बंदा कर रहा होगा, तुम लोग वो कर ही लोगे। तो अपना कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नेटवर्किंग इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान दो। वो मतलब ये एक ही चीज़ मैं बस बोलूँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो बस ये एक चीज़ पे अगर तूने फोकस कर लिया तो सिर्फ तुम्हारी कॉलेज लाइफ नहीं, तुम्हारा पूरा लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू।